What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और फैमिली. काफी शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है. आप लोग इसको और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं पार्टिसिपेट कर कर. यानी कि जैसे आप लोग क्वेश्चन देखेगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में उसका आंसर देखिए ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकें. 3 पोर्शन में डिवाइड होता है हमारा ये लेक्चर. पहले एक जीआई टैग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक क्विज होगा और उसके बाद में डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो सबको आप लोग कंप्लीट सेशन को शानदार तरीके से एंजॉय करना है और मेरे साथ पार्टिसिपेट कर कर चलना है. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर बांदर लड्डू के बारे में. ये इस तरीके यहाँ पर देखने को मिलता है. मुंह में पानी आ गया जब इसको देखा था, क्योंकि मैं जो हूँ काफी शौकीन हूँ मीठे का, तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगता है मीठा. तो मेरे मुंह में पानी आ गया. पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे. अच्छा, मीठे के कितने शौकीन है हमारी फैमिली में मेंबर, ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में. और सबसे फेवरेट स्वीट कौन सी आप लोगों की, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए. यहाँ पर बांदर लड्डू जो है यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है और ये एक फूड स्टफ की कैटेगरी में आता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं. नेक्स्ट जो जीआई का टैग है ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ पड़ेगा. आप लोग समझ सकते हैं ये साउथ इंडिया का है. इसका नाम है चेंगली कोडन नेंद्रन केला. ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में बोला जाए चंद्री, ये है यहाँ पर चेंगली कोडन नेंद्रन बनाना. ठीक है, तो यहाँ पर साउथ इंडिया में है, इतना आप लोगों को बता देता हूं. और इसको रिसेंटली अभी जीआई का टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था. किस राज्य में है और किस कैटेगरी में ये आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जाकर देखना है. काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए. आइए अब आगे बढ़ते हैं. आइए बात करते हैं आज के वार्म अप क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है. एक एक क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी. इसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, जब आप लोगों को मैं आंसर बताऊंगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, यानी कि रेलवे भी है और साथ में रोडवेज भी है, तो दोनों ही चीज अवेलेबल है इस ब्रिज के ऊपर. ये जिसका नाम था बोगी भील इन आसाम. तो कौन सी रिवर के ऊपर यहां पर ये ब्रिज बनाया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट बात करें नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में. ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार की जो थीम थी टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन, यानी कि जो भी कंप्लेन आती है यहाँ पर उनको टाइमली डिस्पोजल करना ही यहाँ पर सही तरीके से इस डे का यूटिलाइजेशन होगा और इसी के ऊपर फोकस देने की बात की गई है. तो इसीलिए इसके बारे में पता होना चाहिए. तो डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर लोकेटेड है. सुल्तानपुर, आप लोगों को सिटी का नाम भी पता है, अब आप लोगों को राज्य का नाम बताना है. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हमारी कंट्री में कौन सा है, उसका नंबर आप लोगों को बताना है. आगे बढ़ते हैं. ऑल नॉर्थ साउथ जो नेशनल हाईवे है उनको किस नंबर से नवाजा गया है. एक ओड है, एक इवन है. तो नॉर्थ से अगर हम लोग साउथ में जाते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर को जाते हैं, तो यहां पर ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ओड नंबर है, ये आप लोग को बताना है. इंटर स्टेट काउंसिल जो कि एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सेटअप की जाती है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, और किसके ऑर्डर के द्वारा यहां पर ये बनाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईटी के बारे में. एक आईटी का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारी कंट्री में बनाया गया और जिसका नाम है शक्ति. ठीक है, तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है मिशन शक्ति, आप लोग देखते हैं अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो इसका नाम भी शक्ति ही है. ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करना है, मिशन शक्ति नहीं, यहां पर बस शक्ति नाम रखा गया है. तो ये कौन से आईआईटी के द्वारा हमारी कंट्री में बनाया गया है. सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर एक एयरपोर्ट का नाम चेंज करने की बात की गई, ये किस राज्य में पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है. नाम क्या था पहले एयरपोर्ट का और अब क्या नाम है यहां पर, ये मैं बताता हूं. पहले नाम था इसका झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, जिसका नाम चेंज करके वीर सुंदर साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा कर दिया गया. ये फ्रीडम फाइटर थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया. तो कौन से राज्य में ये बात की जा रही है. हमारी कंट्री में आप लोगों को राज्य का नाम बताना है जिसके द्वारा लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की बात की गई अभी हमारी कंट्री में उस राज्य के द्वारा. उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है. अभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, इनको मैच कीजिएगा और मैच करने के बाद में अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कितना आप लोग चीजों का रिवीजन कर कर चल रहे हैं. आइए आंसर देखते हैं. यह है ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसपे बोगी भील ब्रिज यहां पर अभी बनाने की बात की गई, जो इनोग्रेट किया गया. ये रेल कम रोड ब्रिज है, रेलवे भी है यहां पर, रोडवेज है, दोनों यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा. नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल. थीम है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन. इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलती है. नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 44 है जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है. और हाँ, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर इसलिए न्यूज में है, जब से पुलवामा अटैक हुआ वो नेशनल हाईवे आप लोगों को देखने को मिलेगा 44, ये तब से अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं, 2 दिन के लिए वीक में इसको बंद करने की बात चल रही है, तो इसलिए भी ये न्यूज में है. यानी कि जो इसका पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसका ये पोर्शन यहाँ पर 2 दिन के लिए बंद रहता है, खासकर जब तक यहाँ पर इलेक्शन हमारी कंट्री में कंप्लीट होते हैं. पुलवामा अटैक की वजह से यहाँ पर ये रीजन आप लोगों को देखने को मिला, तो इसलिए भी ये न्यूज में है, तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं.
ऑल नॉर्थ साउथ जो नेशनल हाईवे है उनका इवन नंबर रख दिया गया है, और जो यहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें अगर आप लोग यहां पर ईस्ट और वेस्ट की, तो इनका ऑड नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि नॉर्थ साउथ चलेंगे इवन, और यहां पर ईस्ट वेस्ट चलेंगे आप लोगों को ऑड नंबर नेशनल हाईवे के नजर आएंगे। इंटर स्टेट काउंसिल यहां पर नॉन परमानेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के तहत यहां पर बनाई जाती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया यहां पर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति रखा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग काफी अपनी ही कंट्री में डेवलप कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं काफी हद तक हमारी कम हो जाएगी। उड़ीसा है वो राज्य जहां पर ये एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया। बिहार है वो राज्य जहां पर लार्जेस्ट हॉस्पिटल वर्ल्ड का बनाने की बात की गई नीतीश कुमार के द्वारा। और जैसे यहां पर ये सरदार पटेल जी की जो स्टैच्यू थी वो लॉन्च की गई, उसी टाइम पर यहां पर ये अनाउंसमेंट किया गया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा कि वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो डिटेल में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर जो डिस्कस करना है हम लोग को, तो आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है वीवीपैट के बारे में, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये जो वीवीपैट है अभी रिसेंटली काफी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिला, इसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये वोटर को फीडबैक देता है यहाँ पर जो वोटर वोट डालता है उसका, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन रहती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में अटैच रहती है। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर एक स्लिप जिसपे पोल सिंबल और नेम ऑफ द कैंडिडेट देखने को मिलता है जिसको आप लोगों ने वोट डाली। चौथी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये विजिबल रहता है 7 सेकंड के लिए और उसके बाद में ये उसमें जो डब्बे में गिर जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट जो पहला आंसर है यहाँ पर वो 1, 2 एंड 3, दूसरा 2, 3 एंड 4, तीसरा 1, 3 एंड 4 और चौथा है 1, 2 एंड 3, 4। तो ये आंसर है, आप लोग अपना आंसर बताइए। पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये फीडबैक देती है वोटर को। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में कनेक्ट रहती है। तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहां पर ये पोल सिंबल और कैंडिडेट का नाम आप लोग को दिखाएगा स्लिप के अंदर। चौथी स्टेटमेंट गलत है, यहां पर ये 7 सेकंड के लिए देखने को मिलेगा ना कि 10 सेकंड के लिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। तो ये आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी मशीन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ये वोटिंग मशीन हो गई और ये हो गई वीवीपैट जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको जो यहाँ पर कैंडिडेट जो देखेगा 7 सेकंड के लिए, इसके साथ में बस ओनली इसको पोलिंग ऑफिसर देख सकते हैं और किसी की रीच में ये नहीं रहती है, यानी कि कोई भी इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो ये तमाम फायदे यहाँ पर पहुंचा सकता है, यानी कि एक तरीके से ट्रस्ट गेन करने का काम करता है कि हाँ जिसको वोट दी है उसी के पास में वोट पहुंच गई है। 7 सेकंड तक दिखने के बाद में फिर इस डब्बे के अंदर गिर जाएगी वो वोट जो भी यहाँ पर आप लोगों ने जिसको वोट दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी टैग में भी शेयर किया था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीएम किसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएम किसान जो कि हमारी कंट्री में स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें यहां पर ये बात की गई थी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के बारे में। तो उसी के बारे में यहां पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो कैटेगराइज करता है किसानों को, तो किस कैटेगरी में ये कैटेगराइज करता है? मार्जिनल फार्मर या फिर स्मॉल या फिर सेमी मीडियम या फिर मीडियम या फिर लार्ज। तो ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। मार्जिनल फार्मर बोलते हैं बिलो 1 हेक्टेयर जिसकी लैंड है। स्मॉल फार्मर बोलते हैं 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक लैंड है। सेमी मीडियम फार्मर बोलते हैं 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक लैंड है। मीडियम फार्मर बोलते हैं 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक लैंड है। और लार्ज फार्मर बोलते हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट में है यहां पर 1 और 2, बी में यहां पर 1, 3 एंड 5, सी में यहां पर 2, 3, 4 एंड 5, डी में है 1, 2, 3 एंड 4, 5। फर्स्ट में 1, 2 एंड 3। तो यहां पर ये बताना है कौन से सही है। तो सही आंसर यहां पर डी, यानी कि सारे के सारे सही हैं। अब पीएम किसान योजना के बारे में बात कर लें। पीएम किसान जो योजना है यहां पर उसमें यह बोला गया था कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है उनको यहां पर 6,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराए, पर ईयर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये उनके लिए रहेगा जिनके पास में 2 हेक्टेयर या फिर उससे नीचे जमीन है। तो 2 हेक्टेयर और उससे नीचे जमीन वाली ही 2 कैटेगरी आती हैं, एक मार्जिनल और एक स्मॉल फार्मर। तो स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आप लोगों से बैकग्राउंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। सिंपोजियम एक तरीके का ग्रुप होता है जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करता है, एक तरीके का संगठन आप लोग बोल सकते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग टाइप में आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS, तो ये अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था 14 फरवरी 2018 में न्यू दिल्ली में। पहली स्टेटमेंट ये है।
दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो भी इंडियन ओशन में जो भी कंट्री है उनकी जो नेवल फोर्सेज है उनको साथ में लाकर जो भी किसी भी तरीके से मिलकर काम किया जाए तो वो एक तरीके से कोऑपरेट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकें, ये फोकस किया गया। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि फर्स्ट जो एनिवर्सरी है अभी यहां पर सेलिब्रेट की गई इसकी इंडियन नेवल सिंपोजियम की, ये कहां पर, कोच्चि केरला में देखने को मिली। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये है आंसर आप लोग, ये है क्वेश्चन। तो पहली स्टेटमेंट है ओनली 1, दूसरी ओनली 2, तीसरी 2 and 3, डी है 1, 2 and 3। तो आप लोगों को आंसर बताना है। तो आंसर जो है इसका वो है यहां पर, ये है आंसर इसका ओनली 2, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट ये 14 Feb 2018 है, यहां पर जो यहां पर 18 है इसको 2008 होना था, 18 नहीं होना था, ये स्टेटमेंट गलत है। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है यहां पर, ये कोच्चि में ही सेलिब्रेट किया गया, पर लेकिन ये फर्स्ट नहीं, ये इसकी 10th एनिवर्सरी थी, तो 2018 में अभी कोच्चि में इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये यहां पर कितनी थी, 10th एनिवर्सरी थी, ना कि यहां पर क्या थी, ना कि यहां पर ये सेकंड एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो ये इसकी 10th एनिवर्सरी थी यहां पर, जो कि 2018 से जो 2008 से लेकर 18 तक, और अभी यहां पर ये जो यहां पर 14 Feb को इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, कहां पर, कोच्चि केरला के अंदर। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये देखिए 2008 में जब इसको बनाया गया तो न्यू दिल्ली में बनाया गया और इसमें 35 मेंबर हैं, और जो 10th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है केरला के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो वर्चस्व है वो दिखाने के लिए, ताकि हमारा इंडियन ओशन वो है हम यहां पर अपना खुद सिक्योर कर सकते हैं, ये बात आप लोग बोल सकते हैं। चाइना आज के में मेंबर नहीं है, जर्मनी, इटली, ये सारे इसके मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इनके पास में। वैसे टोटल मिलाकर 35 मेंबर हैं यहां पर आसपास वाले जो भी इंडियन ओशन में कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये रिसेंटली क्या क्या बातें इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। फर्स्ट सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिली, ये है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो यूएन का एजेंडा है 2030 तक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसी के तरीके से यहां पर ये काम कर रहा है यूएन के साथ में मिलकर, ये आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, तीसरी स्टेटमेंट ये है। तो कौन सा आंसर सही है, ए में बोला गया 1, 2, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो आंसर अगर आप लोग देखेंगे आंसर होगा इसका बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, क्योंकि ये अफ्रीका नहीं है, ये कीनिया के अंदर हुई, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये जापान और कनाडा के द्वारा यहां पर को होस्टेड की जाती है ये कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी यहां पर कीनिया के अंदर देखने को मिली। तीसरी बात यहां पर ये कि यहां पर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम पर जो कॉल फॉर एक्शन की बात की गई थी कि हाँ आप लोग कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, कॉल फॉर एक्शन, तो उसी के तहत यहां पर ये काम कर रहा है इसी के साथ में मिलकर। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड है, बात की जा रही है यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जिसको FSDC भी बोला जाता है। तो FSDC जो है यहां पर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी कंट्री में कैसे हो सकती है, और डेवलपमेंट काउंसिल है ये चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इसके अंदर जो सब कमिटी होती है वो यहां पर चेयर की जाती है RBI के गवर्नर के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर ये फाइनेंशियल ये लिटरेसी का भी काम करती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करती है, यानी कि लोगों को अवेयर भी कराती है, उनको लिटरेट भी करती है इसके बारे में, और इसी के साथ में यानी कि आप लोग बोल सकते हैं इसी के साथ में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अकाउंट बैंक अकाउंट पहुंचे और वो इस तरीके से एक ऐसे सिस्टम में आए ताकि उनके पास अकाउंट रहे और अपना उसी से ट्रांजेक्शन कर सके, तो उसके तहत भी यहां पर काम किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 1, 2 and 3, डी में बोला गया नन। तो आंसर है इसका सी, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर आप लोगों को बोला जा सकता था फाइनेंस मिनिस्टर की जगह होम मिनिस्टर, या फिर यहां पर RBI का गवर्नर बोल देते हैं। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, जैसे आप लोग बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डायरेक्ट ये बोला गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसको चेयर करता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जबकि RBI का गवर्नर उसको चेयर करता है। उसमें मेंबर होते हैं, बोला गया था 10 या 11, जबकि उसमें 6 मेंबर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं, तो फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के बारे में। रिसेंटली हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो यह क्वेश्चन भी उसी से आगे बढ़ता हुआ आप लोग बोल सकते हैं। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की जब हम लोग बात करते हैं, एक तरीके से ये रामसर कन्वेंशन के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये रामसर सिटी है ईरान के अंदर, जहां पर ये देखने को मिला, उसी के नाम पर रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कैसे हम लोग वाइजली यूज कर सकते हैं जो वेटलैंड रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात करता है, और कैसे हम लोग उनको कंजर्व कर सकते हैं, तो ये बात यहां पर करता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ईरान की सिटी में ये 1975 में देखने को मिला, और जो फोर्स में आया ये 1980 में फोर्स में आया,
ये बात बोली गई है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सारी लेक जो भी झील है यहाँ पर या फिर रिवर है या फिर अंडरग्राउंड जो एक्विफायर है वो सारे यहाँ पर इसके अंदर शामिल होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। ए में है यहाँ पर 1 और 3, बी में है 2 और 3, सी में है 1, 2 और 3 और डी में है नन। तो आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये 1971 में यहाँ पर साइन किया गया और जहां पर पिक्चर में आया ये 1975 में पिक्चर में आया। बाकी की दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया यहाँ पर ए। अच्छा, अभी रिसेंटली आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोग ये बताइए हमारी कंट्री में टोटल कितनी साइट है यहाँ पर इसकी, रामसर कन्वेंशन के तहत कितनी साइट हमारी कंट्री में है, कम से कम ये आप लोग अब कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर ये ऑपरेशन इस्माइल के बारे में। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया और फिर देखिए आंसर में क्या पूछ रहा है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, ताकि आप लोग उसी माइंडसेट के साथ में क्वेश्चन पढ़ सकें। ऑपरेशन इस्माइल, ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन इस्माइल को ऑपरेशन मुस्कान भी बुलाया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान का जो अभी थर्ड एडिशन यहां पर इसका स्टार्ट किया गया जुलाई 2017 में। ये हमारी कंट्री में एक तरह का कैंपेन है जहां पर जो बच्चे होते हैं, मिसिंग बच्चे होते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने का काम करता है, यानी कि उनको ढूंढने का और उनको रिहेबिलिटेट करने का, ताकि इस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर में एक तरीके से कंट्री का फ्यूचर माने जाते हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं उनको करनी पड़े। तो उसी के लिए एक तरीका अभियान है ये लापता बच्चों के लिए। तो देखिए आप लोग एक तरीके समझ सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करेगी यहाँ पर बच्चों को खोजने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग वैसे इसका पता लगा सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली यहाँ पर बी हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो फिर कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया गया, स्टेट गवर्नमेंट और या फिर उनके द्वारा जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ में मिलकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पता है कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली रिसेंटली अभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के तहत यहाँ पर लूट के भागा गया एक इंसान के द्वारा। इसी तरीके से बहुत सारे दिवालिये के केस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और वैसे भी कई सारे बैंक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम 2018 इंट्रोड्यूस की गई आरबीआई के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये स्कीम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, इंटरनल ओम्बुड्समैन, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। ओम्बुड्समैन होता है लोकपाल, ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी लोकपाल बनाया गया है। अच्छा, फर्स्ट लोकपाल किसको बनाया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अरेंजमेंट की गई जो कि सेक्शन 35A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, इसके तहत यहाँ पर इंटरनल ओम्बुड्समैन बनाने की बात की गई, ये स्कीम लाई गई हमारी कंट्री में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिनके लगभग 10 बैंक आउटलेट हैं, यानी कि जिनकी लगभग 10 ब्रांच हैं, वो यहां पर एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल जो बैंक है उनको इंटरनल ओम्बुड्समैन अपॉइंट करने की बात की गई। तीसरी स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ओम्बुड्समैन यहां पर बोला गया अपॉइंट करने के लिए, वो फिक्स टेन्यूर के लिए होगा, यानी कि बैंक ये नहीं है कि उसको उठा के फेंक देगा, अपने कंट्रोल में रखेगा, तो वो फिक्स टेन्यूर के लिए होगा, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, और वो आउटसाइड द बैंक होगा, यानी कि बैंक का मेंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 1 3, सी में बोला गया 2 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। तो आंसर जो है यहां पर आप लोगों के सामने डी है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और हर एक स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन आप लोगों का अलग से निकाला जा सकता है। तो इसलिए ध्यान से इसको थोड़ा सा पढ़िए कि किसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है। पहला तो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया, बोला जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को घुमाने के लिए। इसी के साथ में सेक्शन 35 है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो कि 1949 है। इसी के साथ में यहाँ पर जो आउटसाइड का पर्सन होना चाहिए और फिक्स टाइम के लिए होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली काफी न्यूज में भी था, बात की जा रही है एंजल टैक्स के बारे में। आखिर क्या होता है एंजल टैक्स, तो इसके बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है एंजल टैक्स यहाँ पर 10% टैक्स है जो कि लगाया जाता है स्टार्टअप के ऊपर, जो कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर अगर वहां पर आकर उसको पैसा देता है, तो यानी कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और एक्सटर्नल पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर ये लगाया जाता है। टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक मनी से, मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने के लिए, या फिर आप लोग ब्लैक मनी बोल सकते हैं, उसे लड़ने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 एंड 3 या फिर नन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, ये 10% नहीं है, ये 30% है। और 30% भी किसके ऊपर है, ये मान लीजिए कोई स्टार्टअप आप लोगों ने स्टार्ट किया, वो स्टार्टअप के लिए आप लोग बाहर से फंडिंग उठा रहे हैं और वो फंडिंग इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है आप लोगों की कंपनी में कि इतना आप लोगों की कंपनी की वैल्यू भी नहीं है। तो अगर आप लोगों की कंपनी की वैल्यू आप लोगों की बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे कम रह जाती है, तो तब ये टैक्स लगेगा। एक तरीके से कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास फ्री का पैसा है, ब्लैक मनी है, वो आप लोग की कंपनी में आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को फाइंड करने के लिए या फिर ब्लैक मनी से लड़ने के लिए ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर क्या हो गया
यहाँ पर आंसर हो गया बी, और ये काफी न्यूज में था इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में चीजों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके जिनको जरूरत है खासकर इस तरीके के लेक्चर्स की। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।